हाँ गुड, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थोड़ा सा हम उसको लिख देते हैं फार्मूला को। देखिए, दो फार्मूले पढ़ाए थे, एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता था के फाइनल प्लस यू फाइनल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन दिया हुआ है, याद रखो फ्रिक्शन दिया है, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है अगर दिया है तो ये फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है और बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो ये चीज इधर आ जाएगा, ये जीरो हो जाता है पूरा। और ये नहीं है, ये नहीं है, दोनों फोर्स नहीं है तो वर्क डन जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये दोनों जब जीरो हो जाएगा तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखेगा। देखो, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो। ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमने क्वेश्चन आपको मतलब इतना पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इस पे हमने क्वेश्चंस करा दिए थे, कराए थे क्या, कराए थे कि नहीं कराए थे बताइए। ओके, नहीं कराए हैं। चलिए चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान दो। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए, ये एक सपोर्ट है, यहां से ऐसे स्प्रिंग एक लटक रहा है, स्प्रिंग, इसमें एक मास लटका हुआ है। अभी हम इसको रोक के रखे हैं, अभी ये नेचुरल लेंथ है। देखो, यहां तक स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, मतलब स्प्रिंग में से तनाव नहीं आया, खींचा नहीं स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ है। मतलब समझ रहा है, स्प्रिंग में कुछ लटकाओगे तो झूलेगा ना, हिलेगा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे लंबा होगा, लंबा छोटा लंबा छोटा। अभी हम इसको रोक के रखे, ऐसे मान लो पकड़ के रखे हैं, अभी हम छोड़ेंगे, ये नीचे आएगी आएगी। ये मान लीजिए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट इज अलाउड टू फॉल द मास, मतलब मास को हमने गिरने दिया। फाइंड करो इलोंगेशन इन स्प्रिंग। देखो, तो अच्छे अच्छे सवाल खास करके जितने भी स्प्रिंग के प्रॉब्लम है सब इसी से बनते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है। अब इसको सोचा जाता है, इसको बनाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो रे, इधर ध्यान दो, कोई बच्चा का नहीं जानता है तो जब ध्यान से सुनो, जब स्प्रिंग ऐसे अपने नॉर्मल जगह पर है, स्प्रिंग अपने नॉर्मल जगह पे है तो इसमें एनर्जी कितना होगा, जीरो। अपने अभी लंबा भी नहीं हुआ, छोटा भी नहीं हुआ। हम आपको कल पढ़ाए होंगे तो बताएंगे कि स्प्रिंग में एनर्जी कब आती है, जब उसको हम खींचते हैं या उसको दबाते हैं, तभी एनर्जी आती है। कहां से आती है, तो हम उसको जब खींचते हैं तो अपना एनर्जी देते हैं। जब हम स्प्रिंग को ऐसे खींचे तो हमारे हाथ का एनर्जी उसमें गया ना जी, गया कि नहीं गया। किसी भी चीज को आप दीवार को धक्का मारो, चेयर को धक्का मारो तो क्या होता है, मेरा एनर्जी उसमें जाता है, एनर्जी खर्च होता है, मेरा खर्च होता है मतलब उसमें चला जाता है। तो वैसे स्प्रिंग जब लंबा होगा या स्प्रिंग दबेगा तब उसमें एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी, जब ये नेचुरल लेंथ पे है तो यू जीरो हो जाएगा। ये बात समझेंगे ध्यान से, जब कोई भी चीज स्प्रिंग लंबा हुआ ना छोटा हुआ तो जीरो। जब ये स्प्रिंग को हम ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी। कितना एनर्जी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग का फॉर्मूला है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ा दिया हमने, ठीक है। स्प्रिंग को जब खींच दिया जाए तो इतना एनर्जी उसके पास आ जाता है, और या दबा दिया जाए, कंप्रेस भी करेंगे तो भी इतना ही एनर्जी आता है, सेम एनर्जी, ठीक है। आपको लिखाया गया होगा कि स्प्रिंग लंबा हो या दबे, कंप्रेस हो या इलोंगेट हो, कंप्रेस हो या इलोंगेट हो, दोनों केस में इतना एनर्जी स्प्रिंग के पास होता है। तो यही क्वेश्चन है कि आप बताइए, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये लंबा होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो पूछा है कितना लंबा होगा, डिस्टेंस कितना चलेगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए इसको छोड़ने के बाद का डायग्राम हम बता देते हैं थोड़ा सा कि कैसा दिखेगा छोड़ने के बाद, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे, ये शुरुआत में स्प्रिंग ऐसा दिख रहा इनिशियली शुरू में, बाद में इसको जैसे हम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, थोड़ा हम इसको नीचे ला रहे हैं, यहां जगह नहीं है, ये मिटा दे। आपने लिख लिया क्या क्वेश्चन, तो मिटा देना। चलो तो देखो ये स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, ये यहां आ गया मास, ये मास इसको खींच के यहां पर ला दिया, और यहां पर आके ये रुक जाएगा ना, खींचेगा फिर ऊपर जाएगा, उससे रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, ये वजन इसको खींच दिया। तो देखिए यहां से वो कुछ दूरी नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x दूरी नीचे आया। कितना दूरी आया, x। सिलेक्ट करो, यही फाइंड करना है अपने को, यही पता करना है कितना नीचे आया। क्वेश्चन बोला था फाइंड इलोंगेशन, यानी इलोंगेशन बताइए स्प्रिंग में। तो सबसे पहली चीज देखो, क्या इस पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, तो एक बच्चा बोला हाँ लग रहा है, पृथ्वी खींच रही है इसको, सही बोला, लग रहा है, लेकिन आप उसको लेना मत। क्यों मत लेना, कि हमको ये फॉर्मूला लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम कंजर्वेशन लेंगे तो बाहर का कोई फोर्स की बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन की भी कोई बात नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान देगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये है बच्चों, के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, यह है कहानी। के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा ध्यान दो, ये फाइनल है। अब बताइए जब स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे तो आके यहाँ पे रुक जाएगी, लंबा होकर रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तो कोई भी वस्तु अगर रुक गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अगर वो चलेगा ही नहीं, ये फाइनल है, ये शुरुआत में, तो जब वो चलेगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होगा, स्प्रिंग के वजह से। पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होगा, स्प्रिंग के वजह से। ध्यान समझना, स्प्रिंग लंबा हुआ है, अभी हम बता रहे थे, जब भी स्प्रिंग लंबा हो अपने ओरिजिनल लेंथ से, या स्प्रिंग दबेगा तो उतना पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना है, लिखिए हाफ के एक्स स्क्वायर। एक चीज और है बच्चों, एक और पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया गया है कि स्प्रिंग का, सुनेंगे ध्यान से, स्प्रिंग का एक पढ़ाया गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये अभी आप 12th में पढ़ोगे, और एक है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो तो अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। स्प्रिंग की वजह से हमने लिख दिया। अब जब वो नीचे आ गया x दूरी, ध्यान समझना बच्चों, जब वो नीचे आ गया x दूरी तो उसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। कोई भी वस्तु ऐसे लटकाओगे सीधे में तो अपना ओरिजिनल लेंथ से ऊपर जाए या नीचे आए, मतलब हाइट, आप पढ़े हो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। अगर उसका हाइट चेंज हुआ रेफरेंस पॉइंट से, अर्थ से नहीं, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम लोग मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये जो लाइन है उसको हम लोग रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, यहीं से हम सब चीज तुलना करेंगे। इससे नीचे आया तो देखो, आप पढ़े होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मेरा रेफरेंस, अगर नीचे जाओगे तो कैसा होता है वैल्यू, निगेटिव, और अगर ऊपर जाएंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या। ये रेफरेंस लाइन से स्प्रिंग नीचे आया है, इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, मतलब यू फाइनल में दो आएगा वैल्यू, एक आएगा प्लस माइनस एम जी, और यहां से कितना दूरी गया है, एक्स। फिर से समझो, कभी भी स्प्रिंग के प्रॉब्लम में लंबा हो छोटा हो तो रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर गया तो प्लस एम जी एच, जितना हाइट गया हो, जितना दूरी गया हो, और नीचे आया हो तो माइनस एम जी एक्स लेना है। ये हो गया पूरा, इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल मतलब पहले,
पहले बताइए स्प्रिंग, ये पहले है, चल रहा था कि रुका हुआ था? सोच के बताइए कि स्प्रिंग पहले चल रहा था कि रेस्ट में था? रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा, और सुनो, पहले स्प्रिंग क्या अपने रेफरेंस लाइन से ऊपर या नीचे गया था? पहले ये देखो, ये यू कब होता है? यू दो वजह से होता है, सुनना, यू दो वजह से हो रहा है। एक तो स्प्रिंग या तो लंबा हो जाए या तो छोटा हो जाए, तो ये वाला होगा, और दूसरा ये रेफरेंस लाइन से ऊपर या नीचे चल जाए तो ये ग्रेविटेशन वाला होगा, होगा ना? तो बताइए इन दोनों में से कौन सा यहां पे लगेगा कि कोई नहीं लगेगा? सोच के बताइए। ये सोचने के लिए हमको देखना होगा क्या स्प्रिंग दबा है कि छूटा है। बताइए यहाँ पे दबा है कि छूटा? इनिशियल, शुरू में, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। बताइए स्प्रिंग दबा है कि नहीं दबा है? यहाँ पर इस केस में आप समझ के बताइए, स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ से बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है कि नहीं? कंप्रेस और इलोंगेट हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? जीरो। नहीं हुआ है तो जीरो। समझ में आ रहा है क्या? और ऊपर भी नहीं गया है, नीचे भी नहीं आया, तो ये वाला भी वैल्यू नहीं होगा, सब जीरो जीरो। चलिए यहां से के हम लोग के एक्स निकालना, आराम से निकल जाएगा। ध्यान से देखो, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां से आप एक्स निकाल सकते ना, इसको उधर ले लो, ये प्लस हो जाएगा एम जी एक्स। एक एक्स से एक एक्स काट दो, ध्यान दे इधर, तो क्या बच गया? 1/2 के एक्स इक्वल टू एम जी। अब देखिए ये 2 इधर चला जाएगा और के डिवाइड में, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताइए? 2 mg डिवाइडेड बाई के, तो एक्स निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के स्प्रिंग का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही। नोट कर लिया है सबने? मिटा दें। आया समझ में? सेम प्रॉब्लम है, बस हम बीच में पुल्ली लगा दिए, ये पुल्ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम आएगा। सेम लॉ लगाइए, ये शुरू में रुका हुआ है तो सॉरी, बाद में लंबा होने के बाद रुक गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन स्प्रिंग लंबा हुआ है तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये मास नीचे आई है, तो मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये दोनों शुरू में रुके हुए थे तो ये जीरो जीरो, यहां से एक्स निकलेगा। कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, 2 mg बाई के आ रहा है क्या? 2 mg बाई के आ रहा है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है। अब एक चेन वाला कोई प्रॉब्लम था, आपको मिला होगा चेन वाला प्रॉब्लम, वो भी कर लेते हैं। चेन वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए एक टेबल है, इस टेबल पे ऐसे चेन रखा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा चेन नीचे लटक रही है ऐसे। ठीक है बच्चों, ये जो ऊपर चेन है वो 2l/3 है ऊपर में, और नीचे l/3 आ गया है, नीचे गिर गया है, और ये गिर भी रहा होगा धीरे धीरे, ये धीरे धीरे गिर रहा होगा कि नहीं? चेन नीचे खींच रहा होगा, गिर रहा है, चेन इधर गिर रहा है, ये इधर गिर रहा है, चल रहा है सब। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो अब अपने को क्या करना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन। ये पॉइंट ए है, चेन का स्टार्टिंग यहाँ ए है, ये बी है, ए बी चेन है। तो बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन when point A slip the table। मतलब ये जो टेबल है उस, ये पॉइंट ए जब टेबल को छोड़ के नीचे स्लिप कर जाएगी तो बताइए कि कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी बताइए जब ये पॉइंट ए इस टेबल को छोड़ देगा। तो देखिए ये अभी शुरू में है, इनिशियली ऐसा दिख रहा होगा। फिजिक्स में यही होता है, आपको सोचना होता है क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर बाद ये कैसा हो जाएगा, देखो तो ऐसा हो जाएगा, ये टेबल है, ये पूरा चेन नीचे आ जाएगा कि नहीं?
अच्छा, चेन का पूरा लेंथ L है, लेंथ ऑफ चेन L है, एंड मास कैपिटल M, पूरे चेन का। अब इसमें एक प्रॉब्लम होता है बच्चों, ये पूरा L लेंथ है, नीचे आ गया और ये गिर रहा है, तो बताना है कितने वेलोसिटी से गिर रहा है, फाइंड वेलोसिटी। तो जितने वेलोसिटी से ये चलेगा उतने से सब वेलोसिटी चेन का क्या होगा, सेम। मान लो ये पेन है, पेन गिरे तो हम पूछे पेन के ऊपर का वेलोसिटी नीचे का, तो सेम ही रहेगा ना, सेम ही रहेगा, कनेक्टेड है सब। यही वेलोसिटी पूछा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन, चेन का वेलोसिटी बताओ जब पॉइंट ए स्लिप कर गया टेबल को। देखो टेबल से पॉइंट ए निकल गया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, चेन के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर यहां पर एक मास होता, सुनो ध्यान से बच्चों, मान लो यहां हम एक डब्बा लटकाते हैं, मान लो टेबल से, ऐसे क्वेश्चन किए हो, तो डब्बा में क्या होता है, कोई मास है, तो ये मास नीचे आता है, तो हर चीज हम इस मास से देखते हैं। मतलब मान लो 2 kg है तो पूरा 2 kg नीचे आया। मान लो हमने बोला कि ये 2 मीटर नीचे आया, तो ये 2 kg कितना नीचे आया होगा, 2 मीटर बराबर। यहां पर ऐसा नहीं है, चेन हर जगह मास है, चेन का वजन तो हर जगह फैला है ना, हर जगह फैला है, हर जगह फैला है भाई। अब एक प्रॉब्लम है यहां पर थोड़ा सा, कि हम लोग किससे नापेंगे। जैसे जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में क्या करते हैं हम लोग, ब्लॉक से नाप लेते हैं, ये कितना दूर आया, ये कितना ऊंचा गया, सब चीज ब्लॉक से नापते हैं। यहां तो ये मास पूरा फैला हुआ है। मान लो 10 kg का चेन है, तो हर जगह थोड़ा 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 वजन होगा, टोटल 10 kg होगा ना, समझना ध्यान से। तो अब इसमें हम लोग लगाते हैं कंजर्वे। अच्छा, इसमें कोई बाहर का फोर्स लग रहा नहीं, ये अपने आप गिर रही है, कोई धकेल नहीं रहा उसको। तो अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे हम लोग, तो ये के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। अब इस यहां पर हम लोग रेफरेंस लाइन इसको मानेंगे, रेफरेंस समझता है, इससे तुलना करेंगे कि कोई भी इससे कितना नीचे आया कितना ऊपर गया, रेफरेंस लाइन मानना पड़ता है यहां पर। देखना ध्यान से, अब मेरे को एक बात बताओ कि जब ये चेन नीचे सरक गया, यहां पर आ गया, तो ये चेन अभी भी चल रही है कि रुकी है, बस ये बताइए। ये चेन अभी भी चल रही है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा। कितने स्पीड से चेन चल रही है, v मान लो तुम, यही तो फाइंड करना है। लेट चेन मूव विथ वेलोसिटी v, मान लो चेन v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए, काइनेटिक हो जाएगा हाफ mv²। अब देखना ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी देखना है स्प्रिंग का फाइनल में। देखो अब ध्यान से सुनना, ध्यान समझना, हम हाइट कहां से नापे, यहां से कहां से नापे, बड़ा समस्या है, क्योंकि ये पूरे जगह वजन है इसमें। ऐसा नहीं कि यहाँ एक डब्बा है। देखो इसके पहले का जो तुम क्वेश्चन किया उसको थोड़ा ध्यान दो, इसके पहले जो तुमने क्वेश्चन किया अभी किए उसी को देखते हैं हम लोग। यहां हमने रेफरेंस लाइन बनाया, अब इस लाइन से ये ब्लॉक, ये डब्बा यहां आ गई, तो तुमने देखा कि इस लाइन से 2 मीटर नीचे आ गई। अच्छा, यहां पर तो ऐसा नहीं है कि एक डब्बा है कि तुम देख लोगे बीच में खाली है। यहां क्या है, अगर ये नीचे भी आ रही, हर जगह मास है। तो मान लो 10 किलो है, तो तुम बता सकते हो कितना केजी नीचे आई, नहीं बता सकते। क्या करें, इस क्वेश्चन को किया जाता है सेंटर ऑफ मास से सॉल्व। कैसे करते हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से दूरी निकालेंगे हम लोग, याद रखो। चेन के प्रॉब्लम में, किसमें प्रॉब्लम है, बस चेन में। तो देखिए बताइए, तुम ध्यान से बताओ, ये पूरा अगर 10 मीटर लंबा है, तो इसका सेंटर कितने पे आएगा, 5 मीटर पे आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए ये सेंटर कितने हाइट नीचे गिरा है, ये सेंटर ऊपर से गिरा है L/2 हाइट, ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा मास होता है और वो बीचों बीच होता है, एकदम बीच में होता है। सेंटर ऑफ मास कहां होता है, बीच में।
तो ये पूरे L लंबाई का है चेन, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा L/2 पे। तो ऐसा देख सोचना आपको कि सेंटर ऑफ मास कितने दूर आई है। देखो ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से नीचे जैसे डब्बा आया था नीचे x, रेफरेंस पॉइंट से नीचे कितना है सेंटर ऑफ मास L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास का लेंगे, चाहो तो सब चीज लिख सकते हो। चेन के प्रॉब्लम में पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट होगा, चेन प्रॉब्लम में पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पोटेंशियल एनर्जी देखो, सेंटर ऑफ मास नीचे आई है, ध्यान सुनना, सेंटर ऑफ मास नीचे आई ना बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh होता है ना, mgh। नीचे कोई आया ऊपर कोई आया तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। अभी हमने किया था मास नीचे आई तो mgh। अब यहां पर क्या होगा देखो, माइनस लेंगे, माइनस क्यों, नीचे आई है, अभी हम बताए थे रेफरेंस लाइन से नीचे आने पे नेगेटिव और रेफरेंस लाइन से ऊपर जाने पे पॉजिटिव, तो माइनस लगाएंगे, mg लेंगे और L/2 लेंगे। बताओ L/2 क्यों, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी आई है L/2, जितना दूरी आई है वो लेना पड़ता है। समझ गया कि नहीं समझा, बताइए। अब बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या ये शुरू में चेन चल रही थी, नहीं, जीरो। अब देखो क्या शुरू में ये कुछ नीचे आया है, रेफरेंस लाइन से आया है ना यार, इतना तो आया है, शुरू में भी लटका हुआ था, तो कितना लेंगे L/3 ले, नहीं, फिर से इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। अगर मान लो यहां से यहां तक L/3 है, तो L/3 का बीच में क्या होगा, कितना दूरी आएगा, आधा करो। अभी हमने क्या किया, पूरा L नीचे लटक रहा है तो आधा कर दिया सेंटर निकालने के लिए। अब L/3 लटक रहा है तो सेंटर कैसे निकलेगा, L/3 का आधा कितना हो जाएगा बताइए, L/6 होगा, L/6 नीचे आया सेंटर ऑफ मास। अच्छा मास कितना होगा, ओ तेरी ये भी प्रॉब्लम है। देखो यहां पर पूरा चेन नीचे आया तो हमने मास m ले लिया, तो पूरे चेन का वजन x है, लेकिन यहां पर आधा, थोड़ा चेन इधर है थोड़ा इधर। तो अब तुम बताओ, ध्यान सुनो, अगर पूरा चेन, ये देखो ये पूरा चेन 10 kg का है और 2 मीटर लंबा है या 10 मीटर लंबा है जो भी है, तो 1 मीटर चेन जो लंबा होगा तो कितना मास होगा, या 3 मीटर मान, चलो ऐसा 3 मीटर चेन 10 किलो का है, तो 1 मीटर चेन कितने केजी का होगा बताइए, 1 मीटर कितने का होगा, 10 kg डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो उसी तरह बताइए यहां पर पूरा L मीटर लंबा चेन, देखो L मीटर लंबा चेन का मास m है, तो 1 मीटर चेन का मास कितना होगा, टोटल मास कितना है m, उसको कितने हिस्से में डिवाइड करो, L हिस्से, ये एक का होगा। अपने को निकालना है L/6 का मास, तो देखो मास की जगह लेंगे, ध्यान से देखना, मास की जगह लेंगे ml कितना हो गया, एक मीटर का, और L/6 मीटर का, तो इंटू L/6। बोलो समझा कि नहीं समझा, एक सेकंड रुको, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये पूरे इतने चेन का मास चाहिए, तो L मीटर चेन का मास, देखो ऐसा समझो, L मीटर चेन का मास m है, तो 1 मीटर का कितना होगा बताइए, m/l होगा। अच्छा अगर हम तुमसे पूछे L/3 मीटर, देखो L/3 नीचे लटक रहा है, L/3, तो L/3 से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, L से L कट जाएगा, m/3 आएगा। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, थोड़ा समझेंगे इसको। देखो जैसे किसी ने बोला 10 मीटर का चेन का लंबाई, 10 मीटर लंबा चेन है, 10 किलो है, तो 1 मीटर का 1 किलो, 2 मीटर का 2 किलो, 3 मीटर का 3 किलो, 4 मीटर का 4 किलो, तो L/3 मीटर का कितना केजी, L/3 केजी, सही है। तो वही देखो यहाँ पे वही लिखे हैं m/3, टोटल मास m था तो m के 3 हिस्से करो, L/3 चेन नीचे लटक रहा है तो उसका वजन चाहिए हमको यहाँ पर रखने के लिए, तो m मास हो जाएगा m/3 इंटू mgh होता है, m ये मास हो गया, g और हाइट कितना नीचे आया, तो हाइट पूरा नहीं लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का हाइट लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास आया है L/6 नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बताइए कितना आ रहा है, तो mv²/2, ये प्लस माइनस माइनस, mgl/2 इक्वल टू, यहां भी आ रहा है mgl/3 6 18,
यहाँ एलसीएम ले लो और यहां से आपको वेलोसिटी निकालना है। तो इसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ये अपना दिमाग लगाइए। फिर से हम बता दें, सुनो, पूरे एल मीटर चेन का मास एम केजी, सोचो ऐसा। तो अगर हम चेन आधा किए तो मास भी आधा होगा। अच्छा, चेन L/3 किए तो मास भी कितना होगा, M/3। ये L/3 चेन नीचे लटक रहा, उसका वजन कितना होगा, M/3। समझ गया? यहाँ पूरा क्यों नहीं है, यहाँ पूरा चेन नीचे है, तो L चेन नीचे, तो पूरा का वजन नीचे लगेगा ना भाई। पूरा का वजन L लेंथ है तो मास M है, तो पूरा का पूरा M मास लेंगे। यहाँ पे देखो M मास। अच्छा, फिर कोई बोलेगा दूरी L/2 क्यों नहीं है, तो दूरी हम सेंटर ऑफ मास का लेते हैं। किसका दूरी लेते हैं, सेंटर ऑफ मास कितना चला है। चेन के प्रॉब्लम में या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो जिसमें मास हर जगह फैला हुआ है, हर जगह मास फैला हुआ है। अगर मास एक जगह नहीं है, हर जगह फैला है, तो सेंटर ऑफ मास को देखा जाता है। नहीं समझा? जैसे पेन चले, पेन ऐसे चले, मोशन करे, तो हम पेन के किसका मोशन देखें, इसका सबका तो अलग अलग होगा। जैसे मान लो पेन यहां से यहां चल के आई, तो अगर हम इसको देखें तो ये अलग आई, और इसको देखें तो ये अलग आई ना। तो हम इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, कहां को देखेंगे, बीच में। किसको देख लेंगे, बीच में। हम इसको देखेंगे, ये सेंटर वाली पॉइंट कितनी दूर है, वहीं से नापेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम जान रहे हो ये चीज, जान रहे हो। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ये एक बॉल है, ये बॉल यहां खड़ा है, और ये बॉल चल के यहां पर आ गई, देखना ध्यान से। तो अब बताओ, हम पूछेंगे दूरी कितना चली, तो तुम कहां से नापोगे, सेंटर से नापोगे कि किनारे पर से नाप दोगे, कहां से नापेंगे आप बताइए। हमने बोला एक ऐसा बड़ा सा बॉल है, यहां चली आई, तो हम भाई किसको देखें, इस किनारे को देखें कि इस किनारे को देखें, भाई दोनों किसी को मत देखो, गड़बड़ हो जाएगा। किसको देखो, सेंटर। इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी लेना पड़ेगा, बस यही चीज है। हर कोई भी ऑब्जेक्ट के सेंटर के मोशन को देखा जाता है, सेंटर कितने दूर गया है, समझ में आ रहा है। तो वही किया गया, इसका सेंटर कितना दूर है, L/2। ठीक है, इसमें इसका सेंटर L/3 चेन है पूरा, तो सेंटर आधे में होगा, तो L/6 दूरी है। अब इसको आप सॉल्व करिए और यहां से भी निकालना है। तो एक काम करो, इसको इधर लाके प्लस कर लेते हैं इसको। पहले चाहते M कट सकता है, कॉमन लेके काट दें, तो M सब में है ना, कट जाएगा कॉमन लेके। mgL/80 प्लस mgL/2, एलसीएम ले लो, 2 और 18 का एलसीएम 18, यहां जाएगा mgL प्लस 2 से डिवाइड करोगे 9 mgL, 9 प्लस 1 10 mgL/80। तो mv²/2 इक्वल टू 10 mgL/80। दो m से m काट लो, 2 से काट लो 9, सही है। और कुछ छूट रहा है क्या, तो कितना आ रहा वेलोसिटी, 10gL/9, v² आ रहा 10gL/9, और अंडर रूट कर देना वेलोसिटी के लिए, अंडर रूट। ठीक है, देख लो, ये हो गया आपका आंसर। एक चीज गड़बड़ हो गया, रुको 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 रुको, फिर से। तो ये बेस लाइन है अपना, ये चेन बेस लाइन से कहां आई है, नीचे। तो नीचे आती है तो साइन कैसा लेना है, निगेटिव। कैसा साइन लेना है, निगेटिव। बताया ना हमने, कोई भी चीज बेस लाइन से, ये बेस लाइन रेफरेंस जहां पहले होती उससे नीचे आई, दोनों बार नीचे आई है, तो ये भी निगेटिव होगा। रुक जाओ, ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा क्या, फिर ये भी माइनस हो जाएगा। देखो ये, तो ये 10 की जगह क्या होगा, 9 की जगह 8 होगा, ये 8 हो जाएगा। 20 ठीक है, ओके, चालू रहना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हम लोग प्रूव कर रहे हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया m मास का, जिसको h हाइट से ड्रॉप करने वाले हैं, गिराने वाले हैं, और हम 3 जगह चेक पॉइंट करेंगे, चेक करेंगे कि इसका एनर्जी कितना कितना है। तीनों जगह अगर एनर्जी सेम आ गई तो हम मान लेंगे कि एनर्जी चेंज नहीं होता, हर जगह सेम ही रहता है। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं,
ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है, जैसे स्टार्ट किया है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। कोई भी चीज चलना चालू करे तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0। जैसे वेलोसिटी 0 हुआ तो क्या 0 हो गया बताइए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हाफ mv², वेलोसिटी 0 तो 0 काइनेटिक। अच्छा, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे। ध्यान से सुन लेना, काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी चाहिए उस जगह पे, और काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट चाहिए उससे, अर्थ से। कहां से हाइट चाहिए, अर्थ। इसको हम रेफरेंस मान रहे हैं, इसको रेफरेंस मान रहे हैं, अर्थ को, इससे तुलना कर रहे हैं ऊपर। तो बताइए ये अर्थ से कितना ऊंचाई पे, h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। समझ में आ गया। फिर से काइनेटिक एनर्जी के लिए उस जगह पे वेलोसिटी देखना, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए उस जगह पे हाइट देखना, जमीन से हाइट, हाइट फ्रॉम अर्थ। चलिए, तो अब इसको प्लस कर लीजिए, टोटल एनर्जी आ जाएगा। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सारा एनर्जी नहीं। एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, सबको नहीं मिलाना है। तो आ रहा है 0 प्लस mgh, कितना आ रहा है बताइए, mgh। यहां पर इस वस्तु के पास कितना एनर्जी है, mgh। अब देखिए एट पॉइंट बी, जब पॉइंट बी पे आया बच्चों, ध्यान से सुनो, तो मान लो ये यहां से यहां आया है तो कुछ तो दूरी चला होगा ना। अरे ये पूरा 50 मीटर है, तो यहां पहुंचा तो कुछ तो होगा, कोई बोलेगा 25 होगा, कोई जरूरी थोड़ी है, बीचों बीच नहीं है, थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, तो 30 35 कुछ भी हो सकता है ना, 30 35। ये अगर 50 है, कोई जरूरी एकदम बीचों बीच हम नापेंगे नहीं, हम कहीं नाप सकते हैं। तो मान लो ये दूरी कितना है, x, यहां से x गिरी, तो बताइए जमीन से कितना ऊंचाई बचेगा। पहले ये पूरा x था, अब वहां से x गिर गई तो कितना बचेगा, ये हाइट जमीन से, h माइनस x बचेगा ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी चाहिए हमको इस जगह पे, तो वेलोसिटी तो पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी एट बी, बी पे वेलोसिटी निकालते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, देखो v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v पता करना है, u 0 है, यहाँ 0 है, 2 एक्सेलरेशन g, और हाइट कितना गिरा है, डिस्टेंस कितना चला है, x। फिर से देखना, डिस्टेंस कितना चल के आया है, बॉल x, ये मत डिस्टेंस लेना, बॉल चल के जो आया है। तो v² इक्वल टू आ गया 2gx, इसको यही रहने दो। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। देखो तो v² का वैल्यू डायरेक्ट पता है, पूरा v² रख दो, क्या आ गया 1/2, फिर m, v² की जगह रख देंगे 2gx, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा mgx। कितना आ जाएगा, mgx काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। चलो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, m यानी मास, g यानी ग्रेविटी, और हाइट फ्रॉम अर्थ, हाइट फ्रॉम अर्थ। तो बताइए अब इसकी ऊंचाई कितनी है अर्थ से। अब ये बॉल अर्थ से कितने दूरी पर है, बी पॉइंट पे कितने दूरी पे है, h माइनस x। इसको अंदर ले लो, तो ये mgh आ रहा है माइनस mgx आ रहा है। बाद में लिखने के लिए टाइम देते हैं, अभी क्यों लिख रहे हो, mgh माइनस mgx हो गया, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये कट गया, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा बच्चों mgh। टोटल एनर्जी कितना आ गया, mgh। देखो यहां पर एनर्जी कितना था, mgh, यहां पर कितना एनर्जी है, mgh। बताइए एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो अगर ध्यान से समझोगे तो हम तुमको बताते हैं, देखो ध्यान से समझो। जब ये ऊपर में था तो सारा का सारा एनर्जी किस रूप में था, पोटेंशियल, काइनेटिक था ही नहीं। जब वो चलने लगा तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये देखो आया। जितना काइनेटिक आया उतना ही माइनस कर दिया हमने पोटेंशियल में से। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, उसमें से क्या माइनस हो गया, mgx, जो कि काइनेटिक है। मतलब थोड़ा सा एनर्जी काइनेटिक में बढ़ गया। तो नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। समझ रहा है, नहीं समझा। देखो भाई यहां पर सारा एनर्जी किस रूप में है, पोटेंशियल। यहां बीच में जब हम चेक किए तो पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। सोचो ऊपर में
पोटेंशियल है, काइनेटिक है नहीं। यहां चेक किए तो पोटेंशियल भी काइनेटिक भी है, नीचे करेंगे सिर्फ काइनेटिक होगा, पोटेंशियल होगा ही नहीं। तो ये सारा एनर्जी का बदल गया, काइनेटिक। चलिए एक पॉइंट सी देखते हैं, एक पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे देखते हैं, ध्यान दो इधर। पॉइंट सी पे हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक के लिए वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, निकालो वेलोसिटी फिर से। वेलोसिटी एट सी, सी पे वेलोसिटी, फिर से इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v निकालना है, u कितना है 0, यहां से यहां गिरी है, देखो यहां से c तक गिरी। अब c पे सोचो, ये b को भूल जाओ, यहां से यहां गिरी। अब बताइए यहां से अगर बॉल यहां गिरी तो कितना डिस्टेंस चला, जल्दी से बता दो। एक्सेलरेशन g होगा, जब नीचे गिरती है तो एक्सेलरेशन g होता है। बताओ बच्चों, यहां से बॉल जब यहां पहुंचा तो कितना डिस्टेंस चला है, बोलो। ये बॉल यहां था, यहां पहुंचा तो कितना दूरी चला है, ये पूरा हाइट कितना दूरी है, h है, h है कि नहीं। तो ये 2gh हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। चलो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m को छोड़ दो, v स्क्वायर का वैल्यू रख दो। समझ रहा है, पूरा का पूरा v स्क्वायर रख दे रहे हैं, 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया mgh। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पर जमीन पे, सोचो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, mgh। देखो mg और हाइट फ्रॉम अर्थ, बताओ इसका हाइट फ्रॉम अर्थ कितना है, ये जमीन से कितना ऊंचाई पे है, जमीन से कितना ऊंचाई पे है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। समझा। फिर से देखो, जब ये जमीन से h ऊंचाई पे है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब जमीन से ऊंचाई कम हुआ, ये देखो जमीन से x कम हुआ, जमीन से ऊंचाई कम हुआ x, तो पोटेंशियल एनर्जी भी x कम हुआ, देखो दिख रहा है h माइनस x। और जब जमीन पे आ गए तो हाइट कितना हो गया 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। टोटल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी mgh प्लस 0 यानी कितना आ रहा mgh। क्या एनर्जी चेंज हुआ, नहीं। तो क्या तुमने देखा कि ए पे, बी पे, सी पे एनर्जी हर जगह सेम है। अब इस पूरी कहानी को समझ लो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। सही है। ये लॉ क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ चेंज होता है। तो देखो चेंज हो रहा है, काइनेटिक चेंज हो रहा है किसमें, सॉरी पोटेंशियल चेंज हो रहा है किसमें, काइनेटिक में। जब कोई भी चीज ऐसे गिर रही है, सोच के भी देखते हैं, देखो यहाँ रुका है पोटेंशियल एनर्जी, जब गिरने लगा चलने लगा, चलने की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक। यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 जमीन पे आके पूरा फास्ट हो जाएगा। समझ में आया। रेस्ट में था तो काइनेटिक, पोटेंशियल, जब वो चलने लगा तो काइनेटिक, और पोटेंशियल घटने लगा, काइनेटिक बढ़ने लगा। ये 0 हो गया, मैक्सिमम हो गया 1। क्लियर हो गया तो बताइए, इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग, नोट कर लीजिए आप। देखिए तो इसके कंक्लूजन को हम लोग लिखेंगे बच्चों। क्या कंक्लूजन हुआ, पहला कंक्लूजन ये हुआ कि हर जगह एनर्जी क्या है, सेम है। पहली बात ये लिख दो कि टोटल एनर्जी remains same everywhere। Thus it obey कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब समझा आपको ना, कि हर जगह एनर्जी सेम है, इसका मतलब ये कंजर्वेशन को पालन करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ये क्या पता चला कि इन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इन फ्री फॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का डिक्रीज होता है एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसका इंक्रीज होता है। अब जस्ट इसका उल्टा सोचिए, जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, देखो तो हाइट बढ़ रहा है, जमीन से हाइट बढ़ रहा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी घटता है। याद रखना, जब ऊपर फेंके तो स्लो होगी और हाइट बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी।
ये एक बात हो गई प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ करेंगे यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग करेंगे। स्प्रिंग करेंगे, सब में कर सकते हैं हम लोग, स्प्रिंग में करेंगे, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ बच गया, सॉरी रुक जाओ, ग्राफ बच गया। चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस चाहिए अपने को, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस पे हम एनर्जी को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे हाइट, दूरी, जो भी बोल सकते हो तुम। ये जीरो मतलब अर्थ, जीरो मतलब कहां, अर्थ, पृथ्वी पे। हाइट कुछ भी नहीं, जीरो है। तो सबसे पहले देखो, जब ऊपर में था एच हाइट पे, मान लो ये हाइट एच है, सॉरी ये एच है, तो जब एच हाइट पर था तो इसके पास कौन सा एनर्जी सबसे ज्यादा था बताइए, पोटेंशियल एनर्जी। तो एच हाइट पर जब वो था तो उसके पास कौन सा एनर्जी था बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये मान लो ये वैल्यू हो गया, यहां पर वैल्यू है mgh। तो जब वो h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है। और जैसे जैसे हाइट कम होगा, देखो इधर आएंगे तो हाइट कम होगा कि नहीं, अरे यहाँ पे 10 है, 8 9 7 6 5 4 3, जैसे कम हो रहा है ना, तो हाइट कम हो रहा है, हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रहा है, कम। तो ये ऐसे बनेगा, बोलिए समझा। पहले पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे ज्यादा था, h हाइट पे ज्यादा था, जैसे जैसे हाइट कम हुआ, हाइट इधर डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी की बात करो, जब वो h हाइट पर था तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, जीरो। ये देखो h हाइट पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो। अगर आपको नहीं समझ रहा तो हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी था मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी कितना था, जीरो। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी भी था, काइनेटिक एनर्जी भी था। काइनेटिक एनर्जी था mgx और पोटेंशियल एनर्जी था mgh में से माइनस हो जाएगा mgx। जमीन पर जब आया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सबसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो। ये आपका है अर्थ पे और ये आपका हाइट पे, ग्राउंड, और ये एट हाइट। समझ में आ रहा है। तो देखो जब हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अब फिर घट गया, घट रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी देखो ज्यादा, फिर कम, थोड़ा सा कम, फिर पूरा जीरो, दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी को देखो, पहले जीरो, फिर वो बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गया, mgh हो गया, ये आया ग्राफ। अब इन दोनों को मिला दोगे, देखो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है। ये देखो थोड़ा समझो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतना, प्लस करोगे तो mgh ही आएगा ना। तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, टोटल एनर्जी। नहीं समझा, देखो इसको ध्यान समझना, ये हाइट पोटेंशियल एनर्जी का और ये हाइट काइनेटिक का, प्लस करो दोनों को तो कितना आएगा, mgh, टोटल। समझ गया। ये बीच में देखो, बीच में आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक, टोटल इतना mgh। समझ में आ रहा है। ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये ग्राफ है आपका, इसका नोट कर लीजिए आप। स्प्रिंग में अभी हम आपको बताए थे कि स्प्रिंग अगर फैले या दबे, दोनों केस में उसमें एनर्जी होता है, कितना होता है, हाफ kx स्क्वायर। अभी मिला था ना। देखिए तो स्प्रिंग का देख लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से। ये एक स्प्रिंग है, अभी ये रेस्ट में है, इसमें मास लगा, ये रेस्ट में है। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इसको हमने खींच के छोड़ दिया। देखो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पुल कर दो, स्प्रिंग इज पुल्ड एंड उसके बाद रिलीज कर दिया गया। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दें तो देखो जाएगी आएगी, जाएगी आएगी, डिग 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 होगा। मान लो फ्रिक्शन नहीं हो रही है तो इसको हम ऐसे खींच दिए, ये एक्सटर्नल फोर्स है। कौन से फोर्स से खींच दिए, एक्सटर्नल, छोड़ दो लिखो मत। तो ये स्प्रिंग थोड़ा लंबा हो गया, ये यहां आ गया। देखो ये मीन पोजीशन है, रेफरेंस।
अब रेफरेंस से ये कुछ दूर आ गया। हर दूरी कहां से नापते हैं? रेफरेंस पॉइंट से, जीरो से। यहां से कितना दूर आ गया? मान लो ये दूरी आ गया xm। कितना दूरी आ गया? xm, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। xm मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। xm दूरी आ गया। अब सोचिए, स्प्रिंग को खींच कर छोड़ दो, स्प्रिंग चली गई इधर, स्प्रिंग किधर खींचेगी तुमको? वापस इधर खींचेगी? सोचेंगे क्या? हमने स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दिया, हमारा मत देखना, हमने किधर खींचा मत देखना, स्प्रिंग की बात सोचो। जब हम इसको ऐसे खींचे छोड़े तो स्प्रिंग मेरे को कहां खींचेगी? पीछे। स्प्रिंग पीछे फोर्स लगाएगी, गई थी आगे लेके लगाई फोर्स पीछे। सही है, ये केस हो जाएगा। फिर ये खींचेगी तो बीच में आएगा, फिर से ऐसा आएगा, फिर कहां चला जाएगा? अंदर, ऐसा दब जाएगा। ये देखो इतना दूरी दब गया यहां से, तो कितना दूरी जाएगा? जितना उधर गया उतना ही इधर जाता है। स्प्रिंग में क्या होता है, अगर आप फ्रिक्शन नहीं लगेगा, आप इसको खींच के छोड़ दो, तो जितना ये लंबा होगा उतना ही कंप्रेस होगा, सेम दूरी। बस ये प्लस में लेंगे और इधर कौन सा लेंगे? माइनस। अब बताओ, जब ये दबेगा तो फोर्स किधर लगाएगा? स्प्रिंग इधर धकेलेगा। स्प्रिंग क्या करेगा? तुमको धकेलेगा ना जी। तो तुम देखो, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा कैसा है? उल्टा है एक दूसरे का। जब स्प्रिंग इधर जा रहा तो स्प्रिंग इधर खींच रहा अपने आप को, स्प्रिंग जब दब रहा है तो ऐसे इधर फोर्स लगा रहा है। तो हमने स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दिया, तो स्प्रिंग दोनों तरफ सेम दूरी ऑसिलेट करेगी, झूला जैसा। जैसे झूला है, धक्का मार के छोड़ दो, पहली बार धक्का मारना पड़ेगा जी, तो झूला ऐसे गई फिर आई, फिर जितना दूर गई उतना ही आई। स्प्रिंग भी वैसा, खींच के छोड़ दो, टुक 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 टुक, जितना दूरी, जैसे यहां पर पहले था, यहां से जितना इधर गया उतना ही इधर, इतना ऐसे ऐसे करते रहेगा। अब अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चेक करना है, सी पॉइंट है ये। तो ए पर चेक करेंगे, बी पे और सी पे। ए को बोलेंगे मीन पोजीशन। ए को कौन सा पोजीशन बोलेंगे? मीन पोजीशन। मीन मतलब क्या होता है? बीच का, बराबर है कि नहीं? और इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम सुने हो? किनारा। एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम। ये बीच का पोजीशन। और टुक 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 टुक, कोई भी चीज हिलता है तो ये बीच का पोजीशन होता है, उसके आजू बाजू हिलता है, हिलता है ना। तो देखो इधर, एट पोजीशन बी, पोजीशन बी पे सोचो। बीच में चाहो तो आप एक और डायग्राम बना सकते हो, ये वाला कॉपी पेस्ट करना है तो कर लेना, अच्छा रहता है। मतलब हम स्प्रिंग को ऐसे खींचे, देखो स्प्रिंग यहां था, खींचे, टुक, छोड़े, आया यहां पे, फिर इधर गया। तो ये बीच वाला हमने नहीं बनाया, देखो इधर गया वो बनाया, फिर आके यहां बीच में होगा ना, फिर बीच में रुकेगा कि चलेगा आगे? रुकेगा नहीं, चलते जाएगा। सोचना, स्प्रिंग इधर गई, स्लो हो गई, रुक गई, स्लो होकर रुक गई। अब इधर से चली, वो तेजी में आएगी, सन से निकल जाएगी, यहां से तेजी से निकल के इधर चली जाएगी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेस्ट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेस्ट, और फिर इधर से हिल के इधर आएगी तो फास्ट, यहाँ पे फास्ट। यानी सबसे फास्ट कब होगी स्प्रिंग? जब कहां पहुंचेगी? वो बीच में सबसे फास्ट रहेगी। इधर समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? झूला को सोचो, झूला 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 सोचो। झूला सबसे तेज कब होता है? जब वो बीच में आता है। तुम पकड़ के देखना, बड़ा ताकत लगेगा बीच में रोकने में। और उधर किनारे पे चाहो तो आराम से झूला पकड़ सकते हैं, क्योंकि रुकता है वहां पे। देखो ऐसे झूला आता है, स्लो रेस्ट, वहां पे पकड़ सकते हैं, फिर छोड़ दो, यहां पे आते वक्त सबसे तेज, फिर इधर आगे बढ़ गई इनर्सिया की वजह से, फिर गिरी तो यहाँ पे फास्ट आगे बढ़ गई। ऐसे चलता है, बराबर है कि नहीं? स्प्रिंग भी जब यहां पर सबसे तेज होगी बीच में, देखो यहां स्लो रुकी, फिर फास्ट, फिर और फास्ट, रुक गई, फास्ट, सबसे फास्ट, फिर स्लो 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 स्लो, फिर रुक गई, फिर यहां से आए बीच में फास्ट 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 फास्ट, यहां तक स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद स्लो 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 रेस्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो हाँ बोलो, आगे बढ़ेंगे। तो पोजीशन बी देखो, पोजीशन बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स एम है, प्लस एक्स एम। बी पे कितनी दूरी गई है? एक्स एम। काइनेटिक एनर्जी बताओ यहां पर कितना होगा? यहां पर 0। बताओ क्यों? बताओ यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों? अभी सिखा रहे थे, ये स्लो 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 रेस्ट, रेस्ट तो काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अभी हम बताए थे, स्प्रिंग खिंच जाए या दब जाए,
तो उसका एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है क्या। अभी लिखे तो वहां पे U बराबर टोटल एनर्जी बताओ, एक्सएम लिखेंगे इसकी जगह, टोटल एनर्जी बताओ, प्लस कर देंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये और ये प्लस हो जाएगा, तो यहां जाएगा हाफ के एक्सएम का स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर देखते हैं बीच में। अब देखो, अब ये हिलते 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 आएगी बीच में, फिर आगे चली जाएगी, बीच में रेस्ट में रहेगा कि चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये देखो ऐसे गई, रुका, फिर आ रहा है, बढ़ते 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 फास्ट हो गया, बीच से निकल जाएगा, तेजी से निकल जाएगा, यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा। मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। कैसे कैसे सोचो, स्प्रिंग के पास टोटल इतना एनर्जी है, एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और बीच में जब वो पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। कोई बोला क्यों सर, तो हमने क्या बोला था, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब वो या तो खींच के लंबा होगा या तो दबेगा। जब वो बीच में आया तब तो नेचुरल लेंथ पे है, काय पे है, नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग अपने वास्तविक लंबाई में हो, नेचुरल लेंथ में हो, खींचा नहीं हो, दबा नहीं हो, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो अगर मान लो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, तो एनर्जी गया किधर, किधर गया होगा बताओ। अगर एनर्जी दो ही रूप में होता, काइनेटिक नहीं तो पोटेंशियल। पहले एनर्जी था उसके पास, जब हमने बीच में चेक किया तो पोटेंशियल नहीं है, तो किस रूप में होगा एनर्जी, काइनेटिक, ये काइनेटिक में मिला। फिर से टोटल एनर्जी करो, कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब हमने कौन सा पोजीशन पे चेक कर लिया, ए पर कर लिया, तो पहले बी पे किए, फिर ए पे, अब सी पे, सेम आएगा एट पोजीशन सी। इधर दबी है, देखो ध्यान से, तो डिस्प्लेसमेंट अभी माइनस एक्सएम है, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, कौन सा एनर्जी नहीं होगा, ये बता दो, सोच के बताइए। अब इधर दब गई आके, तो कौन सा एनर्जी यहां पे नहीं होगा, बताओ बच्चों। काइनेटिक, वेरी गुड, स्लो हो जाएगा, अभी सिखाएंगे, झूला है, स्लो होते 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 रेस्ट, ये 0, और सारा एनर्जी किस में बदल जाएगा, पोटेंशियल, और होगा भी क्योंकि दबा है। हमने बोला था कि दबता है या फैलता है तो एनर्जी होता है पोटेंशियल, हाफ के माइनस एक्सएम का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब आप देखो हर जगह टोटल एनर्जी तो सेम ही है, टोटल एनर्जी फिर से उतना ही आ रहा है, तो हर जगह टोटल एनर्जी क्या है, सेम। तो स्प्रिंग भी जब हिलता है तो टोटल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व। ये सब कब लागू है, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, ना फ्रिक्शन लग रहा हो। मान लो ये फ्रिक्शन लगता, घसरता ही, मान लो ये जमीन में घिसता, तो घिसता तो धीरे धीरे स्लो के रुक जाता ना, इधर जाता नहीं ना। तो ऐसे ऐसे कब हिल रहा है, जब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। यहां पर ये भी लिख सकते हो 10 इस प्रकार, टोटल एनर्जी इज सेम एवरीवेयर, टोटल एनर्जी हर जगह सेम है, बराबर। सो इट ओबे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करता है, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ बना ले, आपने नोट किया है क्या, ये ग्राफ छूट गया। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपने ग्राफ समझ गया था, स्प्रिंग वाला ग्राफ कैसा है, ऐसा है, याद रखेंगे, देखिए ऐसा, और एक लाइन ऐसा। देखो ये लाइन क्या है, थोड़ा समझते हैं, ये क्या है, ये कौन सा एनर्जी है बताइए, ये जो बढ़ा वाला है, बीच से इधर गए तो कौन सा एनर्जी बढ़ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया। ये लाइन किसका है, ऊपर वाला यू पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे वाला यू किसका है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, बीच से आप इधर गए तो स्लो हो गए थे, काइनेटिक एनर्जी घट गया, बीच से इधर गए तो फिर स्लो हो गए, बीच में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, सही है। ये ग्राफ था। सिंपल पेंडुलम को हम लोग समझेंगे। देखिए पेंडुलम तो आप जानते ही होंगे, एक धागा रहता है, उसमें एक मास लटकता रहता है, इसको बॉब बोलते हैं।
यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट से रहता है। पहली बार तो आपको इसको चलाना ही पड़ेगा। पहली बार हम इसको यहाँ पर खींच के छोड़ दिए झूला जैसा। तो अगर बाहर से कोई इसको रोक नहीं रहा है, जैसे हवा हवा कुछ नहीं रोकेगा, तब ये पेंडुलम दोनों तरफ सेम दूरी चलेगी। चलेगी ना, जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। देखो ये इधर गया, फिर ये वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, एक ऑसिलेशन। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट ए यहां पे मान लो, और बी यहां पे मान लो, सी यहां पे मान लो। तो ये पॉइंट ए जमीन से एच हाइट ऊपर है। कितना हाइट ऊपर है? एच। और पॉइंट सी भी उतना ही ऊंचा होगा जितना ही होगा ना, सेम दूरी गया है। ये जमीन पर है, जमीन के लेवल में, रेफरेंस लाइन पे। रेफरेंस लाइन क्यों बनाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उससे तुलना करते हैं ऊंचा है कि नीचा है। चलिए, तो एट पॉइंट ए, तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसको देखो ध्यान से, ए और सी को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम, मतलब किनारा होता है। और बी को बोलेंगे मीन पोजीशन। बी को कौन सा पोजीशन? मीन पोजीशन, बीच का। यहां पे सबसे पहले फर्स्ट बॉब को डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस एंड रिलीज, तो धकेल के छोड़ दो। ये क्या करने लगेगा? ये इट कवर, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट करने लगेगा। एंड कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल हाइट। ऑन बोथ साइड। सही है? सही है क्या? जब हिलने लगेगा दोनों तरफ बराबर दूरी भी चलेगा और बराबर हाइट भी जाएगा। जितना हाइट यहां गया उतना ही हाइट यहां भी जाएगा। पॉइंट ए पे फिर से सोचो भाई, 10 बार पकाओ मत मेरे को। जब ये झूला चलने लगा टुक, तो बीच में फास्ट होगा, अभी सिखाए थे, बीच में ये सबसे फास्ट होगा। देखो स्लो, यहां रुक गया, काइनेटिक 0, फिर चलना चालू हुआ, फास्ट, यहां सबसे फास्ट, आगे निकल गया सन। देखो स्लो, रेस्ट, फिर फास्ट, फिर स्लो, फास्ट, स्लो। सबसे फास्ट कब होता है? जब वो बीच में आता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा बीच में। तो अभी पॉइंट ए पे तो रेस्ट में आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। पॉइंट ए पे और रेस्ट में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एम जी और हाइट फ्रॉम अर्थ। देखो तो यहां पर जब वो पहुंचा तो अर्थ से कितना हाइट पर है? अर्थ से कितना हाइट पे? एच। तो टोटल एनर्जी निकाल लो, एम जी एच ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो एट पॉइंट बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों? क्योंकि हाइट 0 हो गया अर्थ से। जब पोटेंशियल 0 होगा तो सारा एनर्जी किस में चला गया होगा? काइनेटिक में, mgh। फिर से टोटल एनर्जी कितना हो गया? mgh एट सी। बहुत आसान है सब, एक बार समझ जाएगा तो समझेगा, तुमको मूर्ख बना देगा। एक ही चीज पर पढ़ाया जाएगा। एट सी पर जाएगा, फिर से रुक जाएगा, रेस्ट में आएगा तो काइनेटिक 0, और हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh। टोटल एनर्जी यहां से फिर से mgh आ जाएगा। तो हर जगह एनर्जी क्या है? सेम। तो कंजर्वेशन को पालन कर रहा है। अब ग्राफ देखो, बताओ इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि गोला बनेगा? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। ये भी देखो मीन पोजीशन के इधर भी जा रहा है, इधर भी, तो दोनों क्वाड्रेंट में बनेगा। ये टोटल एनर्जी का लाइन हो गया। टोटल एनर्जी हर जगह सेम है। और इधर पहले टोटल एनर्जी बना लो। टोटल एनर्जी हर जगह सेम है। कितना है टोटल एनर्जी हर जगह? mgh, चाहे बीच में हो। ये देखो, ये है मीन पोजीशन x0,
फिर ये किनारे पे, ये इस किनारे पे, समझ रहा है, दोनों किनारे। तो एक एनर्जी ऐसा बढ़ा, एक इधर ऐसा बढ़ा। बोलो समझ गया तो बोलो। अब तुम बता दो कौन सा काइनेटिक है, कौन पोटेंशियल, ये ऊपर वाला भी कि नीचे वाला भी? ऊपर वाला पोटेंशियल और नीचे वाला काइनेटिक। हाँ बराबर, ऊपर वाला पोटेंशियल है और नीचे वाला काइनेटिक है। समझ में आया बच्चों? क्यों? क्योंकि बीच में काइनेटिक ज्यादा है, ये देखो, और किनारे पे कम हो गया। ओके, बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त बच्चों। इसमें भी तुम देखो एनर्जी चेंज हुआ है, जब यहां से यहां आ रही है तो पोटेंशियल काइनेटिक बनता है, यहां काइनेटिक सबसे ज्यादा, फिर काइनेटिक खत्म हो जाता है। तो आपका वर्क पावर एनर्जी चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लंबा थोड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग बोलेंगे रोटेशनल नहीं पढ़ना है, देन वी विल स्विच द चैप्टर। तो बस 5 मिनट का टॉपिक बचा है बच्चों, पावर। पावर पढ़ लेते हैं। पावर के बारे में आप लोग सुने होंगे, डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने के स्पीड को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। इट्स कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला ऐसा होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, P इक्वल टू W बाई टी। अगर एवरेज पावर लोगे तो डेल्टा W बाई डेल्टा टी। तुमको पता हो गया होगा, बार बार एवरेज में डेल्टा लिया जाता है। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर लोगे, इंस्टेंटेनियस छोटा सा, तो ये हो जाएगा dW बाई dt। सब पता है ना तुमको? स्मॉल इंटरवल के लिए जब छोटा इंटरवल लेंगे तो dd लगेगा। dd क्या होता है? डिफरेंशिएशन। बराबर, वर्क का डिफरेंशिएशन करो टाइम में तो भी पावर आता है। क्या बात है, अच्छा सीखा ना तुमने। तो तुमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन। अब एक चीज और सीखे, वर्क का डिफरेंशिएशन करो टाइम के लिए तो पावर आ जाएगा। ओके, अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर कैसा यूनिट होगा? वर्क का क्या यूनिट होता है? जूल। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वाट भी बोलते हैं, सुने होगे तो। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? वाट। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन देखना नहीं था, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ पावर। देखो इधर, डायमेंशन वर्क का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2 अपॉन टाइम का होता है T फॉर टाइम, और वर्क हो गया MLT मतलब, अरे सॉरी, ML2T2। देखो वर्क का डायमेंशन कहां से है सुनना। वर्क होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं MLT माइनस 2। कैसे? देखो, M मतलब मास और LT माइनस 2 मतलब एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स और इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए L लिखते हैं, लेंथ होगा L 2 बार, M 1 बार, T माइनस 2। समझ में आ गया? ये T का पावर 1 ऊपर जाएगा तो M L2 T का पावर माइनस 2, और ये ऊपर गया तो माइनस 3। ये हो गया पावर का डायमेंशन। अब देखो अदर यूनिट्स ऑफ पावर। पावर के बहुत सारे अदर यूनिट्स भी होते हैं, तुम पढ़ोगे 9th में। देखो इधर सबसे पहला होता है किलोवाट, सुने हो ना? 1 किलोवाट कितना वाट होता है? 1000। दूसरा सुने होगा HP हॉर्स पावर, कितना होता है? 746 वाट। तीसरा सुने होगे मेगावाट कितना होता है? 10 का पावर 6 वाट। ये पावर के अदर यूनिट्स हैं, ठीक है? ओके, और एक बात सुन लिया आप, पावर का एक और फॉर्मूला देखो, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम पढ़े, dW बाई dt पढ़े, जो भी पढ़े। अब बताइए dW को क्या लिख सकते हैं हम? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग dd में लिखते हैं। इस क्लास में 11th में क्या होता है? हर चीज में dd में रहता है, डिफरेंशिएशन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बताइए क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सबने पढ़ा होगा 9th में।
वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। देखो पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी डॉट फोर्स। ऐसा पावर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पावर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता। चलिए, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर ली जल्दी से।